तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है +1 पॉलिटिकल साइंस इंडियन पार्लियामेंट यानी कि भारतीय संसद। इस टॉपिक में भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के अंदर जो संसदात्मक शासन प्रणाली जो अपनाई है, उस संसदात्मक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है, कैसे भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसद को उसकी सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है वो कायम किया है, और जो हमारी जो पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, इस संसद की रचना, इसके कार्य और जो इसकी शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा है वो कैसे कायम किया गया है, उसकी रचना पढ़ेंगे हम। इसमें कौन कौन से अंग जो है वो शामिल हैं, कैसे जो है अपनी संसद का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली कायम की गई है उससे क्या अभिप्राय है। देखो, अपने संविधान निर्माताओं के सामने जब अपने देश के संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय कि भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो कैसे और किस प्रकार का तय किया जाए। तो बहुत से प्रश्न थे कि भी क्या देश के अंदर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाए या देश के अंदर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जाए। तो सभी का एक मत था कि भी लगभग भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स ने 200 वर्ष तक शासन किया है, और ब्रिटिशर्स ने जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आए थे, तब से और 1947 तक जितने भी भारतीय शासन अधिनियम उन्होंने पारित किए, तो उस अधिनियम में भारत में संसदीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। और उस संसदीय शासन प्रणाली को भारतीय लोग धीरे धीरे उसको समझ भी चुके थे, एक प्रकार से उस संसदीय शासन प्रणाली के वो आदी भी हो चुके थे। तो अधिकतर अपने संविधान निर्माताओं का ये मत था कि भी भारत के अंदर एज इट इज जो शासन व्यवस्था अंग्रेजों ने कायम की है, उस शासन व्यवस्था का स्वरूप, उसका मॉडल, उसका स्ट्रक्चर ही जो है भारत के अंदर शासन का स्वरूप निर्धारित किया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है। देखो, संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें कार्यपालिका मीन्स जो अपनी देसी भाषा में उसको हम बोल देते हैं सरकार, यानी कि जो कार्यपालिका है अपने सभी कार्यों के लिए वह विधान पालिका के प्रति जिम्मेवार हो, और जो हेड ऑफ द स्टेट यानी राज्य का जो मुखिया है वो नाम मात्र का बना रहे। यानी कि जो भी कार्यपालिका डिसीजन लेती है, ऑर्डिनेंस को अध्यादेश से संबंधित है, या वो कानून बनाती है, या अपने बजट को तैयार करती है, या उसको स्वीकृति देती है, या युद्ध या किसी दूसरे से देश के साथ वो ट्रीटी करती है, तो उसको संसद को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। यानी संसद की उसकी अनिवार्यता या संसद की स्वीकृति लेना बहुत ही जरूरी है। यानी कि उसको जो भी वो डिसीजन लेता है, तो उसे अपनी जो संसद है जिसके अंदर जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जो अपने नुमाइंदे जो हैं, उनकी सहमति बहुत जरूरी है। यानी उस संसद को अवगत कराना जरूरी है, और वो संसद सदस्य उस पॉलिसी से संबंधित जो है उसे प्रश्न पुटअप करते हैं और उनको संतोषजनक जवाब देना पड़ता है। तो जो भी विधान पालिका से संबंधित है, कार्यपालिका से संबंधित है, बजट को लेकर के है, या दूसरे देश के साथ कोई संधि समझौते को लेकर के है, या युद्ध या बाह्य आक्रमण को लेकर के है, जितने भी वो डिसीजन लेती है, जो निर्णय लेती है, उस निर्णय में उसको अपनी संसद की स्वीकृति होना बहुत जरूरी है। तो उसको कहेंगे हम संसदीय शासन प्रणाली। इसमें एक दो टर्म्स और भी हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि वे अपनी सरकार का जो स्वरूप है वो दो प्रकार से है। एक तो है इसका वर्टिकल स्वरूप और एक है इसका हॉरिजॉन्टल स्वरूप। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, जिसमें एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट
एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है लोकल गवर्नमेंट। यानी कि इसका वर्टिकल रूप देखें हम तो सेंटर सरकार, सेंटर गवर्नमेंट के अंदर आता है आपकी केंद्रीय सरकार, यानी कि पूरे देश के लिए बनने वाली जो सामान्य सरकार होती है उसको सेंटर गवर्नमेंट कहा जाता है। और उस सेंटर गवर्नमेंट में नाम मात्र का जो हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड, वो होता है अपना राष्ट्रपति, और जो वास्तविक जो हेड होता है जिसके पास शासन की सारी शक्तियां होती हैं वो होती है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, यानी कि मंत्री परिषद, और जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। इसी प्रकार स्टेट के अंदर एक होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार, क्योंकि अपने देश के अंदर फेडरल सिस्टम कायम किया गया है, संघात्मक शासन प्रणाली कायम की गई है, और उस संघात्मक शासन प्रणाली में 2 या 2 से अधिक सत्र वाली सरकार होती है वो, और उसमें जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें पावर को लेकर के, ज्यूरिडिकेशंस को लेकर के, और अपने जो फंक्शंस वगैरह हैं, जो उसके कार्य हैं, उनका संविधान जो है वो निश्चित अपना एक अधिकार क्षेत्र निर्धारित कर देता है, और न्यायपालिका जो है उस फेडरल सिस्टम को कायम करती है। और एक होती है अपनी लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट होती है जिसमें हम बोलते हैं स्थानीय सरकार, यानी कि सभी समस्याएं जो हैं वो केंद्र और राज्य स्तर पर नहीं होती, बल्कि कुछ समस्याएं लोकल लेवल पर होती हैं, और उस लोकल लेवल के ऊपर वो जो स्थानीय जो लोग होते हैं उन स्थानीय लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में भली भांति जानकारी होती है, और यदि उन्हीं लोगों को स्वयं उन समस्याओं को सुलझाने का अधिकार दे दिया जाए, जैसे कि भी पीने के पानी की व्यवस्था कायम की गई है, या गलियों की साफ सफाई को लेकर के है, उनका गलियों का पक्का निर्माण है जैसे, या जैसे कूड़े कचरे को बाहर निकालना है, या और भी 29 उसके पास सब्जेक्ट होते हैं, तो वो होती है अपनी लोकल गवर्नमेंट। तो ये अपनी सरकार का जो स्वरूप होता है वो एक होता है वर्टिकल, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट होती है। एक अपनी सरकार का जो स्वरूप होता है वो हॉरिजॉन्टल स्वरूप होता है। उस हॉरिजॉन्टल स्वरूप में हम देखते हैं कि एक मतलब जो सरकार जो होती है वो सरकार जो है वो 3 अंगों में डिवाइड होती है। देखो, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था एक फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू। उसने ये बोला था कि भी यदि कानून बनाने वाला, कानून को लागू करने वाला और कानून में न्याय देने वाला व्यक्ति यदि एक है तो वो पक्षपाती हो सकता है, वो अपनी पावर को मिसयूज कर सकता है। इसलिए जो पावर है, जो सत्ता है, उसके 3 अपने अपने अंग हैं, और उन तीनों का अपना अधिकार क्षेत्र है, तीनों की अपनी पावर है, और कोई भी अंग जो है वो एक दूसरे अंग का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो अपने देश के अंदर जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो उस पर रोक भी लगा देती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अपनी सरकार के 3 अंग हैं, विधान पालिका, लेजिस्लेटर, दूसरा आता है आपका कार्यपालिका, और तीसरा आता है न्यायपालिका। यानी कि ये अपनी सरकार के 3 जो है हॉरिजॉन्टल स्वरूप हैं। तो विधान पालिका मीन्स, यानी कि आज हम पढ़ेंगे अपनी पार्लियामेंट। इसमें आप ये देखोगे कि विधान पालिका मीन्स पार्लियामेंट, यानी कि जो संसद जो है हमारी, इस संसद को ही बोलते हैं विधान पालिका। यानी कि ये जो हमारी संसद है, ये संसद में जो है ये 3, वैसे तो प्रमुख रूप से इसके 2 अंग हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसका एक अभिन्न अंग होता है। तो अपनी जो संसद है वो संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इससे मिलकर के अपनी संसद का निर्माण होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनके अलग अलग से चैप्टर हैं अपने, विधान पालिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का। राष्ट्रपति का भी अलग चैप्टर है, राष्ट्रपति की जो पावर जो होती है वो भी अलग है। तो लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ताकि आपको आगे
जो भी लेसन है या अपने जो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी लेसन है वो उसको समझने में आसानी है। तो सबसे पहले आपको अपनी संसद का जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। तो देखो, अपने देश के अंदर जो लोकसभा है और राज्यसभा और राष्ट्रपति, इससे मिलकर के अपनी पार्लियामेंट बनती है। तो सबसे पहले हम इसकी जो रचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। लोकसभा, देखो अपने देश के अंदर जो लोकसभा है, इस लोकसभा की अधिकतम जो सीटें निर्धारित की गई हैं, जो 2026 तक रहेगी, वो अधिकतम सीट है 550, लेकिन वर्तमान में 543 सदस्यों का ही इलेक्शन होता है। 543 जो सदस्य हैं, इनको इलेक्ट करते हैं भारतीय लोग, यानी कि वे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और मतदाता सूची में उसका नाम है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, क्योंकि अपने देश के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है। उसमें किसी भी व्यक्ति की जाति, उसका धर्म, लिंग, भाषा, स्थान, क्षेत्र, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अमीर, गरीब, वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई भी भाषा बोलता है, किसी भी धर्म का है, हिंदू, मुसलमान, कोई भी है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो वे भारतीय लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, यानी कि मूल संविधान में मतदान का जो अधिकार है वो 21 वर्ष का किया गया था। लेकिन 1989 के अंदर जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे अपने देश के अंदर, तो उन्होंने 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उस उम्र को घटा करके 18 वर्ष कर दिया था। तो वो लोग जो हैं, वो 543 जो मेंबर हैं, उनका इलेक्शन जो है वो भारतीय लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि 5 साल के बाद जो अपने देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं, तो उस इलेक्शंस के अंदर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, और फिर जनता जो है वो अपना उनको जनादेश देती है, अपना उनको एक प्रकार से मत देती है कि किसमें किस पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज जो है वो अदर पॉलिटिकल पार्टीज से बेटर है। तो उससे प्रभावित होकर के जनता उसको अपना समर्थन देती है, और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे के अंदर एक संवैधानिक तरीके से वो सरकार बनाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 543 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड बाय द पीपल, जो भारतीय लोग जो होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। दो सदस्य जो है एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है। ये राष्ट्रपति के पास एक लेजिस्लेटर रिलेटेड एक पावर होती है, एक वैधानिक शक्ति होती है कि वो 2 सदस्यों को जो एंग्लो इंडियन जाति के होते हैं, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एंग्लो इंडियन लोग कौन होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंग्लो इंडियन से क्या अभिप्राय है। देखो, वे भारतीय लोग, मतलब एंग्लो इंडियन एक वैसे अलग से इनका कोई डाटा नहीं है, कोई सेंसस नहीं, या सेंसस जो होती है अपने देश के अंदर 10 साल के बाद, तो उसमें इनका अलग से कोई डाटा नहीं होता। इनको एक क्रिश्चियंस जो ग्रुप्स जो हैं, रिलीजियस मानने वाले जो लोग हैं, उसी में शामिल किया जाता है। तो देखो, एंग्लो इंडियन वे लोग होते हैं, यानी कि वह भारतीय महिला और उसका पति जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज का, वो यूरोप महाद्वीप का, यानी कि यूरोप महाद्वीप में वे यूरोपियन कंट्रीज, चाहे वो डेनमार्क है, लग्जमबर्ग है, हॉलैंड है, या आपका इटली है, या स्पेन है, या ब्रिटेन है, जो भी है ये देश, यानी कि पेरेंट्स में से पिता जो है वो यूरोपियन कंट्रीज का हो और उसकी मदर जो है वो इंडियन हो, तो उनसे उत्पन्न जो संतान होती है वो एंग्लो इंडियन जाति की संतान कहलाती है। यानी कि पिता जो है वो यूरोपियन कंट्रीज का हो और उसकी मदर जो है वो इंडियन हो, और उससे उत्पन्न जो संतान होती है वो एंग्लो इंडियन जाति की संतान कहलाती है। तो कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर क्या राहुल गांधी एंग्लो इंडियन है? नहीं, उसकी मदर जो है वो यूरोप महाद्वीप की, उसका फादर जो है वो इंडियन है, यानी कि मदर इंडियन हो और उसका फादर जो है वो यूरोप कंट्रीज का हो, तो उससे उत्पन्न संतान एंग्लो इंडियन जाति की संतान कहलाती है। तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति यह मनोनीत करता है। ये आप देखो, जो लोकसभा है अपनी, ये तो इसका टोटल मेंबर
और फिर टोटल मेंबर के साथ साथ कितने एंग्लो इंडियन जाति के मनोनीत करता है? 2। अधिकतम सदस्य संख्या वो 550। यहां पर आपने ये ध्यान रखना है कि वो 552 भी हो सकती है, वो 552 भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? यानी कि जब एंग्लो इंडियन जाति के लोगों को यदि पर्याप्त, मतलब क्या होता है, यदि वो इलेक्शन लड़ करके आए हैं तो उनको मनोनीत करने की जरूरत नहीं है। यदि उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है तभी राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करता है। वो चुन करके आ रहे हैं तो उनको नॉमिनेट करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, फिर यदि नहीं है, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो उसको मनोनीत करेगा। ये जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से होता है इनका। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है अपने जनप्रतिनिधियों के चुनाव में, तो वो प्रत्यक्ष मतदान होता है। जैसे अपने देश के अंदर राष्ट्रपति है, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उपराष्ट्रपति है, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा के मेंबर हैं, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कुछ स्टेट्स के अंदर विधान परिषद होती हैं, उन विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन लोकसभा मेंबर जो होते हैं, एमएलए जो होते हैं, या गांव के अपने बीडीसी सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, मेंबर हैं, सरपंच वगैरह हैं, इनका इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट होता है, जिसमें स्वयं जनता भाग लेती है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में, तो वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखो इनका टेन्योर, यानी कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपनी लोकसभा है, इस लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो अनपरमानेंट होता है, वो अस्थायी होता है। यानी कि वो 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे दे, या हो सकता है किसी गठबंधन की सरकार ने उससे अपना समर्थन वापस ले लिया किसी दल ने, और उसकी सरकार अलपमत में आ गई और फिर उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो जरूरी नहीं कि वो अपना कार्यकाल पूरा करे, वो समय से पहले भी भंग हो सकती है। इसलिए लोकसभा जो है वो अनपरमानेंट एक अपना चेंबर है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है कि लोकसभा का जो मेंबर है, लोकसभा का जो मेंबर है, इसका चुनाव लड़ने के लिए एक अपने संविधान के अंदर मिनिमम जो एज है वो निर्धारित की गई है। यानी कि लोकसभा का मेंबर जो है वो चुनाव तभी लड़ सकता है जब उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे ऊपर हो। अधिकतम मैक्सिमम जो एज है उसका कोई वर्णन नहीं है, वो कितनी बार जिंदा रहता है तब तक वो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन उसकी मिनिमम जो एज है वो 25 वर्ष या उससे ऊपर हो, उससे नीचे का व्यक्ति जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो आपको इतना समझ में आया कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, अनपरमानेंट चेंबर है ये, इसके मेंबर की उम्र 25 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, वे भारतीय मतदाता जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। 543 सदस्यों का वर्तमान में इलेक्शंस हो रहा है, अधिकतम सदस्य संख्या 550 है। 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। दूसरा जो अंग है राज्यसभा, राज्यसभा जो है इसके अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 250 है, लेकिन वर्तमान में 233 सदस्यों का चुनाव होता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में, राज्यसभा में मनोनीत करता है। यानी लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, राज्यसभा में वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य कौन होते हैं? ये 12 सदस्य जो हैं वो अपने किसी विशेष क्षेत्र में, मतलब विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं। हो सकता है वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, अपने क्षेत्र में उसकी निपुणता हासिल की हो और देश के लिए उसका काफी योगदान हो। वो बहुत बड़ा साहित्यकार भी हो सकता है, संगीतकार भी हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री हो सकता है, या जैसे वो एक समाज सेवा में उसका बड़ा योगदान हो, साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो। तो जिसने अपनी विशेषज्ञता से, अपने उस कुशलता से एक बहुत बड़ा योगदान हो देश के लिए उसका, तो ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है राज्यसभा के अंदर
और वो फिल्म अभिनेता भी हो सकता है, अभिनेत्री भी हो सकता है, वो या वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी भी हो सकता है। आपने सचिन तेंदुलकर और इनका नाम सुना होगा, उसको भी राज्यसभा की मेंबरशिप दी गई थी। और पहली अपने देश की जो फिल्म अभिनेत्री थी, सफल फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त, उसको राज्यसभा में मनोनीत होने का गौरव हासिल है। सबसे पहली फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अब ये 233 जो सदस्य होते हैं, यहां पर आपने देखा कि लोकसभा के सदस्य जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि अप्रत्यक्ष का क्या मतलब हुआ, जिसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेती, यानी कि जिसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेती, बल्कि जनता के चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो किसी व्यक्ति के चुनाव में भाग लेते हैं, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे अपने राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा के जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधानसभा के एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सदस्य भाग लेते हैं। इनका चुनाव किसने किया था? इनका चुनाव जनता ने किया था। और ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष। अब यहां देखो, ये जो 233 जो मेंबर होते हैं, ये अपने देश के अंदर जो 28 स्टेट्स हैं और 9 जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके अंदर क्या होता है कि पॉपुलेशन को बेस किया जाता है, जनसंख्या का आधार माना जाता है, और उस जनसंख्या को आधार मान करके ये सीट्स जो होती है वो डिवाइड की जाती है। जैसे अपने देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा राज्यसभा के जो मेंबर आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्योंकि उसकी जनसंख्या 22.5 करोड़ के लगभग है। हरियाणा से 5 सदस्य जाते हैं, हरियाणा की जनसंख्या ही 2.5 करोड़ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, वो मेंबर जो होते हैं वो पॉपुलेशन बेस किया जाता है, उनका जनसंख्या का आधार माना जाता है। तो इस प्रकार वो सीट्स जो होती हैं अलग अलग स्टेट में जनसंख्या के आधार पर वो डिवाइड की जाती है। जैसे अपने देश के अंदर 543 जो मेंबर होते हैं, ये मेंबर जो हैं उनकी पूरे देश के अंदर जनसंख्या को आधार मान करके कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनकी बनाई जाती है, और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सदस्य जो है साधारण चुनाव प्रणाली से वो जीत करके संसद के अंदर पहुंचता है। तो इसका कार्यकाल ये होगा अप्रत्यक्ष रूप से। आधार किसको माना? जनसंख्या। तीसरा चौथा पॉइंट हम देखेंगे, ये जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर कर दिए जाते हैं। 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर किए जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य जो है उनका चुनाव किया जाता है। यानी कि एक रोटेशन प्रणाली होती है। उस रोटेशन प्रणाली के अंदर मतलब इसमें हम देखते हैं तो अपनी जो राज्यसभा है, राज्यसभा का कार्यकाल के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये एक परमानेंट चेंबर होता है, ये एक स्थायी सदन होता है, ये अस्थायी सदन नहीं है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा समय से पूर्व भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। ये एक परमानेंट चेंबर होता है, परमानेंट जो है सदन है अपना। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर कर दिए जाते हैं। यानी कि अपने देश के अंदर स्टार्ट के अंदर जब हमें आज़ादी मिली और 3 अप्रैल 1952 को जब राज्यसभा ने अपना कार्य स्टार्ट किया तो एक समस्या उत्पन्न हो गई थी, और वो समस्या ये थी कि भी हमने प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सदस्यों को रिटायर करना था, तो अब क्या करें। तो उन्होंने क्या काम किया, सीनियरिटी के आधार पर 1/3 सदस्य रिटायर कर दिए, लेकिन रिटायर इस आश्वासन पर किए गए थे कि आपको पुनः 2 साल का तो कार्यकाल पूरा हो गया उनका, पुनः 4 साल के लिए फिर से निर्वाचित कर लिया जाएगा। जैसे इनका एक रोटेशन प्रणाली है, तो ये जो 250 मेंबर्स जो होते हैं इनका 83 या 84 के लगभग आता है पैनल। जैसे मान लो 84 ऐसे सदस्य हैं,
अब मान लो इन सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का है, इनका 4 साल का, इनका 2 साल का है, तो ये सदस्य रिटायर कर दिए जाते हैं, 6 साल कार्यकाल पूरा होगा। अब इन 84 सदस्यों का फिर से इलेक्शन होगा और फिर ये जो 84 सदस्य होते हैं अलग अलग स्टेट के अंदर इनकी सीट्स जो होती है वो खाली हो जाती है। तो जब इन 84 सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का पूरा होगा तो इनका 4 साल का हो जाएगा, इनका 6 साल का हो जाएगा, फिर इनको रिटायर कर दिया जाएगा। ऐसे ये रोटेशन प्रणाली जो है अपने देश के अंदर चलती रहती है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये एक परमानेंट चेंबर होता है, कभी भी भंग नहीं होता है, एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसके सदस्य का चुनाव कौन करते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो अपने प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा जो सदस्य होते हैं वो अपने सदस्यों का अपने राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं उनका चुनाव करते हैं और उनके चुनाव का जो प्रोसेस है, उनकी जो प्रक्रिया है और राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो कल डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि अपने देश के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो किस प्रकार होता है। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे।